हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू के काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, व्हाई इट फेल्स असम। बहुत अच्छा आर्टिकल है। सेक्शन 6A के बारे में बात करेंगे, है क्या, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से इस वर्डिक्ट ने असम को फेल किया है, ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे एग्री कार्बन मार्केट के ऊपर, स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एन एग्री कार्बन मार्केट। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। GS3 मेंस में आपको 2025 में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। नहीं भी दिख रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, फार्मर की इनकम से रिलेटेड इशू है, उसमें आपको एग्री कार्बन मार्केट लिखना ही लिखना है सॉल्यूशन में। एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट हैं, एडिशनलिटी, परमानेंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लो तो भी मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, व्हाई इट फेल्स असम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 2025 मेंस में आपको सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर क्वेश्चन मेंस में तो दिखने वाला है, 100% दिखेगा। प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, ऐसे करके भी आ सकता है और अलग अलग तरीके से प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर हम सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A के बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है इससे रिलेटेड, उसे डिस्कस किया जाएगा। प्लस जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि ये जो वर्डिक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अगेंस्ट में है और उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ 4-5 रीजंस दिए हैं। वो सारे रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। कॉन्टेक्स्ट देखें सबसे पहले। द 4-1 मेजॉरिटी रूलिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in October 2024 that upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955 is significant. So Section 6A को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया है, जो कि सिटीजनशिप एक्ट में है। क्या है 6A, अभी समझेंगे। This provision establishes a distinct framework for migrants from the former East Pakistan, Bangladesh, who settled in Assam, allowing them to acquire Indian citizenship if they arrived before March 25, 1971. So Section 6A में एक्चुअल में है क्या? Section 6A के थ्रू जो माइग्रेंट्स 1971 के पहले इंडिया में आए थे, कहाँ से आए थे? ऑब्वियसली बांग्लादेश से। बांग्लादेश नहीं बना था तो ईस्ट पाकिस्तान बोल सकते हैं। ईस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए थे, उन्हें अगर वो सर्टेन कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। इस तरह का प्रोविज़न सेक्शन 6A में दिया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और इसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट को चेक करना था। अभी इसे चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इट इज़ वर्थ एनालाइजिंग द जजमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन दैट वर ओवरलुक्ड बाय द मेजॉरिटी डिसीजन एंड ऑल्सो डिस्कसिंग द पोटेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ रूलिंग। सो इस आर्टिकल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो रूलिंग दी गई है मेजॉरिटी जजेस के द्वारा, 4-1 मेजॉरिटी में रूलिंग दी गई है, सो उसके क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं स्पेशली असम के लिए, ये सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। और किस तरीके से जो रूलिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन कर रही है, स्पेशली फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 का, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई बहुत सारे स्टेट थे, वेस्ट बंगाल भी है, उसके बाद आपका मिज़ोरम भी है, और भी कई सारे स्टेट हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते थे। सो वाई असम ओनली?
आखिर असम में जो इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स हुआ है उसके लिए ही सेक्शन 6A क्यों बनाया जा रहा है, बाकी स्टेट के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो इसको जस्टिफाई किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में। उन्होंने कहा था, वो देख लेते हैं। दो अदर स्टेट्स सच एस वेस्ट बंगाल, Meghalaya, Tripura and Mizoram share a larger border with Bangladesh as compared to Assam. The magnitude of influx to Assam and its impact on the cultural and political rights of the Assamese and tribal population is higher. अब यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा? आपको पूछा जा सकता है कि 4 स्टेट दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा जो है बड़ी बॉर्डर इनमें से किस स्टेट की है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके बाद आपका मेघालय आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद आपका त्रिपुरा आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, फिर आपका मेघालय आ जाएगा, चौथे नंबर पे मिज़ोरम आ जाएगा, एंड देन असम आ जाएगा। इस तरीके का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, उठता है, और आप इसे नोट डाउन करेंगे। जो DY चंद्रचूड़ थे उनका ये कहना था कि बात बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा बड़ी बॉर्डर है, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिज़ोरम से, असम से सिर्फ 263 किलोमीटर की बॉर्डर है। लेकिन यहाँ असम में जो इम्पैक्ट है, जो कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स हैं असम के, वो इन्फ्रिंज होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। द इम्पैक्ट ऑफ 40 लाख माइग्रेंट्स इन असम में कंसीवेबली बी greater than the impact of 57 lakh migrants in West Bengal because of the Assam lesser population and land area compared to West Bengal। क्योंकि वेस्ट बंगाल से अगर हम असम का कंपैरिजन करेंगे तो असम का लैंड एरिया कम है, ओवरऑल पॉपुलेशन कम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 40 लाख लोग अगर आ जाते हैं, इन्फ्लक्स हो जाता है माइग्रेंट्स का, तो यहाँ की डेमोग्राफी बदल जाएगी, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। अगर इन 40 लाख लोगों को क्या मिल जाते हैं, वोटिंग राइट्स या फिर सिटीजनशिप मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से जो असम है उसको सिग्नलिंग आउट करना एक रैशनल कंसिडरेशन था। पहला ये लॉजिक जो है कि 6 आखिर असम को ही क्यों दिया गया, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। हाउएवर, while testing the law against Article 29, the court held that the influx of people did not affect the language, script or culture of the Assamese people, nor did it affect their ability to protect the same। लेकिन जब आर्टिकल 29 के अगेंस्ट में लॉ को टेस्ट किया गया, तब जो है कोर्ट ने कहा कि भाई जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल हो रहा है, उससे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ असमीज पीपल को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो अपने जो कल्चर है उसे अभी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये एक रैशनल आर्गूमेंट नहीं है, इसे अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसे काउंटर किया जा रहा है राइटर के द्वारा। ठीक, सेक्शन 6 के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था असम अकॉर्ड के थ्रू। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये प्रोविज़न ऐड किया गया था। असम अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो असम मूवमेंट के लीडर्स थे, स्पेशली आसू जो कि स्टूडेंट यूनियन था, उन लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये अकॉर्ड साइन हुआ था। और इसमें क्या डिसाइड किया गया था? असम अकॉर्ड सॉट टू रिजॉल्व दिस इशू बाय सेटलिंग स्पेसिफिक कट ऑफ डेट्स फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स बिफोर July 1, 1966। All Indians who migrated to Assam were declared Indian citizen between January 1, 1966 and March 25, 1971. Citizenship can be granted to people after 10 years of residence in Assam, and after March 25, 1971, all these people were declared illegal migrants and were liable to detection and deportation। So 1971 के पहले बहुत सारे माइग्रेंट्स कहाँ आ गए थे? असम में आ गए थे। उसके पहले भी असम में बहुत सारे माइग्रेंट्स आए हैं, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, और बहुत सारे जो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल हुआ है वो बांग्लादेश
जब बन रहा था, या फिर ईस्ट पाकिस्तान से लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी लोगों के साथ में। तो अब चिंता की बात ये थी कि कहीं अपने लोग बाहर ना चले जाएं। तो जब असम के लोगों ने आंदोलन किया तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर किया जाए। तो सरकार ने बोला कि ऐसे में तो कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हों। तो फिर जब आम सहमति बनी तो असम अकॉर्ड निकला और उसमें 3 कट ऑफ डेट निकाली गई। कहा गया कि अगर 1966 के पहले आप असम में आए हो, कहीं से भी आए हो, तो आप इंडियन सिटीज़न कहलाओगे। अगर आप 66 से 71 के बीच में आए हो, मार्च 25 कट ऑफ डेट थी, अगर इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप अगर 10 साल इंडिया में रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, असम में आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 मार्च 1971 के बाद में आए हैं तो फिर आपको इल्लीगल माइग्रेंट माना जाएगा और आपको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। ये सेक्शन 6A था, जिसे डिटेल में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। There are constitutional pitfalls in Section 6A of the Citizenship Act. There is a violation of Article 29 of the Constitution, cultural and linguistic displacement. जो राइटर है उनका ये कहना है कि भाई जो 29 है आर्टिकल, उसका कहीं ना कहीं ये वायलेशन है सेक्शन 6A। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वायलेशन नहीं है, लेकिन जो राइटर है उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग देखना, बहुत अच्छी रीजनिंग है। उसके बाद जो काउंटर रीज़न होगा उसे भी देखेंगे। Article 29 of the Constitution guarantee the protection of distinct culture and linguistic identities within India. In its ruling, the court held that Section 6A was not violative of Article 29, stating that mere the presence of different ethnic groups in a state does not automatically infringe upon the cultural right guaranteed by the Constitution. It said Article 29(1) confers the right to conserve culture, which it interpreted as allowing a section of citizens to take positive step to protect their language, script or culture, and that the law must not prevent such efforts. तो आर्टिकल 29 का वॉयलेशन नहीं है, ये किस तरीके से जस्टिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? उन्होंने कहा कि सेक्शन 6A के होने से, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से, लोगों की प्रेजेंस से किसी का कल्चर खतरे में नहीं आ सकता, और ना ही ये असम के लोगों को रोक रहा है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें। वो चाहें तो कोई भी पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। और ये जो सेक्शन 6A है, ये ऐसे एफर्ट्स को लेने के लिए रोक नहीं रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं होगा। The court emphasized the petitioner failed to provide that the influx of migrants facilitated by 6A directly hindered the Assam people ability to take step to conserve their culture. तो जो पेटिशनर्स थे उनको बोला गया कि आप बताइए कि किस तरीके से इन्फ्लक्स ऑफ पीपल हुआ है, उससे जो असम के लोग हैं वो अपने लिए पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि राइटर के हिसाब से जो रीजनिंग है ये एकदम ही फ्लॉड है, फ्रॉड है। इट ओवरलुक द फैक्ट दैट द प्रोविजन क्रिएट हिंड्रेंस टू द पीपल इन मीनिंगफुली प्रिजर्विंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। सो ये जो रीज़न है ये कहीं ना कहीं क्या ओवरलुक कर रहा है कि भाई मान लो कि अगर इतने सारे लोग आएंगे, डेमोग्राफी चेंज होगी, कल्चर चेंज होगा, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो मीनिंगफुली आप अपने कल्चर को क्या बचा पाएंगे? जिस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है इंडिया का, है ना, इंडिया के कल्चर का, तो हमारा ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम किस तरीके से बचा पाएंगे? चेंज तो हो ही रहा है, कल्चर बदलते जा रहा है, हमारे पहनने में, हमारे खाने में मैकडॉनलाइजेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये चेंज प्रेजेंस से ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरा तो हमारे कल्चर को हो ही गया है। तो यही रीज़न यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर प्रेजेंस को भी हमने नहीं रोका तो कहीं ना कहीं जो कल्चर होगा वो थ्रेटन हो सकता है, मीनिंगफुली उसे प्रिजर्व नहीं किया जा सकेगा।
It failed to observe that mere formal recognition of the right to conserve culture is inefficient if state allows circumstances to unfold which erode the very culture it seeks to protect. See, ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेट ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप कर देता है जिसके कारण अपना कल्चर लोग नहीं बचा पा रहे हैं, तो भी वो आर्टिकल 29 का वायलेशन होगा। रिसर्च के हिसाब से ये पाया भी गया है कि इमाइग्रेंट्स और होस्ट कल्चर टाइम के साथ जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे ही दोनों मिलते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली उनका एटीट्यूड, फैमिली वैल्यूज़, जनरेशनल स्टेटस, सोशल एफिलिएशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है जब भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कल्चर इंटरेक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में कल्चर है असम का वो प्रिजर्व नहीं रह पाएगा अकॉर्डिंग टू राइटर। इसके अलावा डेटा भी यहाँ दिया है कि 1951 से 2001 के बीच में जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है असम में वो 29% इंक्रीज़ हुई है। वहीं जो असमी स्पीकिंग पीपल है उनकी पॉपुलेशन लगभग 12% से डिक्लाइन हुई है। पेटिशनर के हिसाब से ये डेटा कहीं ज़्यादा था, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और जो असमी पीपल की पॉपुलेशन है, जो असमी स्पीकिंग पीपल है, उनका जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन है वो 30% हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है, जो कि ऑब्वियसली ये बता रहा है कि जो असम का कल्चर है वो खतरे में है। समझ में आया क्या? The demographic shift is not mere coexistence of ethnic group but represent a cultural and linguistic displacement that has severely undermined the distinct identity of Assamese people. Next point क्या है? ये काफ़ी important point है। Section 6A is its temporal unreasonableness, a concept that under the doctrine of manifest arbitrariness. Law that are constitutional at the time of enactment can become unreasonable over time due to changing circumstances, and section 6A is a clear example of this. ठीक, सो एक तो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज है सेक्शन 6A का वो है टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस। ये टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस क्या है? सेक्शन 6 से हो सकता है जब बनाया गया हो, 40 साल पहले बनाया गया था, तब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो, लेकिन चूंकि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, डेमोग्राफी शिफ्ट हो चुकी है, तो आज के समय में आज के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। द लॉ लैक्स एनी टेम्पोरल लिमिटेशन ऑन इट्स ऑपरेशन अलाउइंग इंडिविजुअल फ्रॉम दिस स्ट्रीम टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इनडेफिनेटली। जो लॉ है उसमें कोई भी टेम्पोरल लिमिटेशन नहीं है। 40 साल के बावजूद भी आप इस लॉ का यूज़ करके सिटीजनशिप ले रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। मोर देन 40 years आफ्टर द कट ऑफ दैट द लॉ स्टिल रिमेन्स इन फोर्स विच हैज़ रेंडर्ड इट इनइफेक्टिव इन एड्रेसिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इट वॉज डिजाइन टू सॉल्व। ठीक, तो सेकेंड इशू है वो है टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस, है ना। समय के साथ ये जो लॉ है अब उतना इफ़ेक्टिव नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, उसके बावजूद भी चल रहा है। तो सनसेट क्लॉज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के प्रोविजंस में। थर्ड इशू क्या है ये भी देख लेते हैं। द मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्रोसेसिंग दिस माइग्रेंट्स अंडर सेक्शन 6A3 इज फ्लॉड बिकॉज इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग ऑन द स्टेट विदाउट प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बाय माइग्रेंट्स। सेक्शन 6A3 में क्या कहा गया है कि भाई स्टेट जो है क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन जो है 1971 के पहले आए हैं और कौन बाद में आए हैं। तो सारा बर्डन किस पे आ गया, स्टेट में। अब सारा बर्डन स्टेट में आ गया तो फिर ऐसे में जो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस हो जाती है बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाती है ना। ये सारा बर्डन किसके ऊपर होना चाहिए था, लोगों के ऊपर होना चाहिए था। लोग खुद को वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफाई कर सके और 1971 के पहले के कागज़ दिखा सके, किसी तरह का प्रूफ दिखा सके, तभी उनको जो है सिटीजनशिप दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये बर्डन भी किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है जो कि डिटरमाइन करती है सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल,
referred under the section 6A has become bogged down by a sheer volume of cases। इसके पास खूब सारे केसेस हैं क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने ज़्यादा केसेस रहेंगे तो कई बार ऐसा भी होगा कि जो इंडिविजुअल जो कि क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो एलिजिबल नहीं है सेक्शन 6A के अंडर, वो भी कोशिश करेंगे इस सेक्शन 6A के बेनिफिट्स को उठाने का, और ऐसे में पूरी जो एंटायर प्रोसेस है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। सो ये चौथा फ्लॉज इसका हो जाएगा। ओवरऑल जो राइटर है उनका कहना ये है कि ये जो जजमेंट है ये अनचेक्ड माइग्रेशन को ओवरलुक कर रहा है, जिसके कारण असम की कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इरोड हो रही है और आर्टिकल 29 का वायलेशन हो रहा है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ एग्री कार्बन मार्केट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एग्रीकल्चर प्लस एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आपको ऑलरेडी कार्बन मार्केट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, और बार बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सो यहाँ पर हम बेसिकली एग्री कार्बन मार्केट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में एग्री कार्बन मार्केट डेवलप होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन मार्केट होल्ड द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर, टर्निंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनटू लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स व्हाइल कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक। सो जो आपके कार्बन मार्केट हैं वो इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस है, अगर फार्मर इसे कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें जो क्रॉप्स है उसकी वैल्यू प्रॉपर ना मिल पाए, प्रोडक्शन हो सकता है गिर जाए। लेकिन अगर कार्बन मार्केट डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चर में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं अभी समझेंगे। In this, carbon pricing is a critical tool for mitigating climate change. It functions through compliance and voluntary carbon market. So, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए कार्बन प्राइसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। और जो कार्बन प्राइसिंग है वो किस तरीके से काम करता है, वो कंप्लायंस और वॉलंटरी कार्बन मार्केट के थ्रू काम करता है। कंप्लायंस मार्केट क्या होता है, इसे रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन। ये एमिशन कैप लगा देंगे कंपनीज़ के ऊपर। ठीक, कंप्लाई करना है आपको। फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों ही मोटर कंपनी है, तो ए और बी को बोल दिया जाएगा कि भाई आपको एक साल में 1000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ए ने 900 टन एमिशन किया और बी ने 1100 कर लिया। अब बी ने ज़्यादा कर लिया तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो ए से ख़रीद ले या फिर सरकार को टैक्स दे। तो ए ने जो 100 किलो कार्बन क्रेडिट कमाया था वो किसको बेच देगा, बी को बेच देगा। तो जो क्रेडिट उसने कमाया वो कैसे कमाया, ऑब्वियसली उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। कार बनाने में उसे एक्स्ट्रा पैसा लगा, लेकिन चूँकि उसने कार्बन क्रेडिट कमाया था, जो एक्स्ट्रा पैसे उसे लगे वो उसके एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से निकल गए। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगी और उससे ओवरऑल जो मिटिगेशन है ग्रीन हाउस गैस का वो कम हो जाएगा। तो कार्बन प्राइसिंग या कार्बन मार्केट से कितना बेनिफिट है, इसमें इसे हम कैप एंड ट्रेड मॉडल भी बोलते हैं। पहले कैप कर दिया जाएगा एमिशन को, और जो ज़्यादा करेगा एमिशन उसे परचेस करना पड़ेगा, जो कम करेगा वो उसे सेल कर सकता है और बेनिफिट्स कमा सकता है। बिजनेसेस एक्सीडिंग दिस कैप must either purchase carbon credit from project that mitigate greenhouse gases emissions such as agroforestry or sustainable agriculture product or pay carbon taxes for their extra emission। यहाँ पर हमने ए और बी कंपनी के बारे में देखा था। हो सकता है कि ये दोनों ही 1100 कर ले, तो अब इनको
100 किलो कार्बन जो है इक्विवेलेंट खरीदना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो एग्रो फॉरेस्ट्री से कार्बन क्रेडिट फार्मर कमा रहे हैं उनसे खरीद लेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब हमने पेड़ लगा दिए, पेड़ लगाने से जो कार्बन है वो बेसिकली सिंक हो रहा है ना। तो जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना कार्बन सिंक होगा, तो फार्मर कार्बन क्रेडिट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इन कंपनीज को एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे ये इन्वेस्ट करेंगे, या फिर फार्मर से डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, या फिर सरकार को एक्स्ट्रा एमिशन का टैक्स दे दें, सरकार को भी फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे जो रिसोर्सेज है वो स्टेट या गवर्नमेंट को मिल रहा है, और यही आपको प्रीलिम्स 2023 में एक ऑप्शन में दिया हुआ था। In contrast, the voluntary carbon market operates without regulation, allowing organization to trade carbon credit through mechanisms such as clean development mechanism, Verra and gold standard, among other। जो हमने देखा था ए और बी कंपनी के बीच में, है ना, ये दोनों ही अपने आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉलेंट्रली ये सारी चीज़ें की जा सकती है, या फिर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से बनाई गई थी, उसके थ्रू भी ये वॉलेंट्री कार्बन मार्केट ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ एनजीओज़ हैं जिसका नाम वेरा है, यहाँ पर वेरा एनजीओ के बारे में बात की है, जो कि कार्बन मार्केट क्रेडिट प्रोवाइड करता है और जो फार्मर्स हैं उनके साथ काम करता है। तो बेसिकली इन एनजीओ के थ्रू भी आप जो है कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज बाय और सेल कर सकते हैं। सो दो तरीके हैं, एक है कंप्लायंस वाला और एक है वॉलेंट्री वाला। चीज़ें क्लियर है? कार्बन मार्केट्स आर गेनिंग मोमेंटम at COP29 in November 24. For instance, a centralized carbon market under the UN got a ग्रीन सिग्नल। सो जो कार्बन मार्केट से इसका मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। COP29 में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट बनाने को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। COP29 में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस पे फोकस रहेगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इंडिया अनाउंस दैट इट वुड लॉन्च इट्स ओन कंप्लायंस इन वॉलंटरी कार्बन मार्केट। इंडिया ने बोल दिया भाई हम अपना कार्बन मार्केट खुद डेवलप करेंगे, कंप्लायंस और वॉलंटरी कार्बन मार्केट दोनों लॉन्च किया जाएगा। रिसेंटली नाबार्ड in collaboration with ICAR and State University listed 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स इन वेरा। वेरा एनजीओ है, उसमें 5 ऐसे एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स हैं जिसे क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है नाबार्ड और ICAR के द्वारा। ठीक है, कार्बन मार्केट रिलाई ऑन 2 की प्रिंसिपल्स। ठीक, ये जो की प्रिंसिपल है एडिशनैलिटी और परमानेंस, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। कंसेप्ट है, समझना ज़रूरी है, उसके बाद फिर मेन आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। एडिशनैलिटी एंश्योर एमिशन रिडक्शन हैपन ओनली ड्यू टू कार्बन एडिट्स requiring farmer to adopt new practices. This means that those who already use sustainable method are not eligible for credits. So additionality का मतलब क्या है, ये क्या इंश्योर कर रहा है कि अगर आप अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा टिलिंग कर रहे हैं और आप उससे ज़ीरो टिलिंग में चले जाते हैं, तो आप कुछ कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ज़ीरो टिलिंग में हैं तो आप एडिशनल कार्बन क्रेडिट नहीं कमा पाएंगे। सो जो पहला प्रिंसिपल है वो है एडिशनैलिटी, दूसरा है परमानेंस, रिफर्स टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस बेनिफिट। अब आपने स्विच तो कर लिया ज़ीरो टिलिंग पे, अब आपको है ना लंबे समय तक के ये ज़ीरो टिलिंग कंटिन्यू रखना है और उसके लिए भी आपको कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। परमानेंस गारंटी दिस बेनिफिट लास्ट such as ensuring carbon is stored in soil through reduced tillage is not lost due to return to conventional plugging. Therefore, projects that aim to generate and trade carbon credit must adhere to certain condition including additionality and permanence. So जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के जो कि कार्बन क्रेडिट जनरेट कर रहे हैं उसको ये प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एडिशनैलिटी, उससे कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद परमानेंस। जब तक ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए जाएंगे कार्बन क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो कार्बन फार्मिंग हो रही है
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर कार्बन फार्मिंग हो रही है, तो इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इंक्लूसिव हैं, एडिशनल और परमानेंस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा की जाएगी। सो रिसेंटली कुछ कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट हैं जो कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में एग्जामाइन किए गए और इनकी इंक्लूसिवनेस, एडिशनलिटी और परमानेंस पर फोकस किया गया। जब स्टडीज़ की गई तो फाइंडिंग्स जो मिली उसमें ये पता चला कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी और स्मॉल फार्मर हैं वो एक्सक्लूडेड हैं इन प्रोजेक्ट से, है ना। मतलब मेनली जो फार्मर हैं जिनको बेनिफिट होगा कार्बन क्रेडिट बेचने से, वो स्मॉल फार्मर नहीं हैं, वो बड़े बड़े फार्मर्स हैं। और हमारा पर्पस यही है कि यार जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो वुमेन फार्मर हैं, उनको भी कार्बन मार्केट से बेनिफिट मिले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से बेनिफिट मिले। केवल 4% वुमेन पार्टिसिपेंट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा फार्मर्स और भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि 45% ऑफ फार्मर रिपोर्टेड नो कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। ओवर 60% लैक ट्रेनिंग इन न्यू टेक्निक्स, 60% को पता ही नहीं है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। प्रोजेक्ट में साइन अप तो कर लिया लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। 28% ऐसे हैं जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर दिए हैं बाय द सेकेंड ईयर। क्यों? क्योंकि उनको उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और जो कार्बन क्रेडिट है उसका पैसा भी नहीं मिल रहा था, मेनली ड्यू टू इनसफिशिएंट फाइनेंशियल इंसेंटिव। अलार्मिंगली 99% हैड नॉट रिसीव कार्बन क्रेडिट पेमेंट्स विद एडिशनल इशू इंक्लूडिंग यील्ड पेनाल्टी एंड इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन कार्बन फार्मिंग। सो इस तरह के इश्यूज़ फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा है। सो जो एग्रो कार्बन मार्केट है उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता था अगर इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। सरकार को प्रॉपर रेगुलेशन, इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा कार्बन क्रेडिट देने की ज़रूरत है। अगर वो छोटे से एरिया में भी कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा कार्बन क्रेडिट दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी अर्न कर सकें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में स्विच भी कर सकें। इंडिया कार्बन मार्केट मस्ट इंटेंसिफाइज सोशली इंक्लूसिव प्रोजेक्ट बाय ऑफरिंग हायर प्राइसेस फॉर कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स दैट इंक्लूड स्मॉल होल्डर्स एंड मार्जिनल कम्युनिटीज़। सो कार्बन क्रेडिट उतने ही रखना है, लेकिन अगर स्मॉल मार्जिनल फार्मर का ये कार्बन क्रेडिट है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कॉस्ट दी जानी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेगुलर ट्रेनिंग एंड गारंटीड टाइमली पेमेंट कैन एनहांस फार्मर पार्टिसिपेशन। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्री कार्बन मार्केट क्या कर सकता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करेगा, इसके साथ साथ जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाने का काम करेगा, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएगा। इसलिए ये आपके मेंस के आंसर में, हर आंसर में होना ही चाहिए। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये है ना आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेंस के आंसर में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बाकी प्रीलिम्स में आपको एडिशनलिटी और परमानेंस प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है।